मान्यवर साहब एक बहुत बड़े संगठन करता थे और वो कहते थे कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं नेता बनाता हूँ, मैं संगठन करता हूँ, मैं नेता मत कहो ना। बहन जी क्या है कि बहुत बढ़िया शासन चला लेती है, लेकिन संगठन के मामले में शून्य है बहन जी। 6,500 करोड़ का खर्चा है ना, टोटल 1 साल का खर्चा है 6,500 करोड़ का। और उसमें से इतना खर्चा करने के बाद भी आप सोच लीजिए, क्या वहाँ से निकला हुआ बच्चा कभी नीट और IIT के बारे में सोच सकता है क्या? टोटल गवर्नमेंट की प्लानिंग ये है कि इनको इतना बढ़िया खाना खिलाओ, लेकिन हमें लगता है कि ये पता करते रहते हैं कि देखो ये कहीं पढ़ने ना। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जिन लोगों ने बसपा को बनाया, जिन लोगों ने बसपा जैसे इतने बड़े घर को बनाया, वो सब लोग घर से बाहर कर दिए। कि बाबा साहब और जगजीवन राम के जो ज़माने का जो टाइम पीरियड था, उसमें दलित समाज अम्बेडकराइज नहीं हुआ था। बाबा साहब का और जगजीवन राम का जो समय रहा 1947 से लेकर के, और ये कांसी राम साहब के आने तक का जो समय रहा है, उसमें कांग्रेस के नेतृत्व में इतना ज़्यादा नौकरियां दी गई कि पकड़ पकड़ के नौकरी दी जाती थी। रेलवे में, कोयले की खदानों में, और जितना भी पब्लिक सेक्टर बनाया गया था, जिसमें NTPC, ONGC, भारत पेट्रोलियम से लेकर के सारे सेक्टरों में इतनी ज़्यादा नौकरियां दी गई। तो उसमें बाबा साहब की जो डिज़ाइन की गई थी आरक्षण की व्यवस्था, उसको इम्प्लीमेंट किया बाबू जगजीवन राम साहब ने। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अम्बेडकरनामा की एक मुहिम है कि जो बहुजन नायक नायिकाएं हैं, उनके जीवन से आपको, उनके दर्शन से आपको और उनके योगदानों से आपको रूबरू कराता रहता हूं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, व्यवसायी हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराता हूं। आपने देखा होगा सीरीज़ दलित करोड़पति अरबपति की एक सीरीज मैंने चलाई थी, और इंस्पायरिंग स्टोरीज से आपको रूबरू कराता रहता हूं। आज यह श्रृंखला उसी में एक कड़ी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। हमारे साथ आरबी सिंह गौतम बौद्ध हैं, M.Tech हैं, और एक एपिसोड आपने देखा होगा इनका अम्बेडकरनामा पर, और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी। इन्होंने कभी सरकारी नौकरी के पीछे अपना एनर्जी नहीं लगाया, भाग दौड़ नहीं की। यहाँ के एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में जो एफिलिएटेड है ना, AIT क्या बोलते हैं, AICTE, हाँ, उस वहाँ पे पढ़ाया, और साथ साथ ये रियल एस्टेट का काम करते हैं। पिछली बार जब हम आपसे रूबरू हुए थे इनके साथ, तो इनके रियल एस्टेट कारोबार के बारे में मैंने आपको बताई थी कि यहाँ लखनऊ में ज़मीन खरीदते हैं, और जितने अम्बेडकर फुले को मानने वाले लोग हैं, जिनको लोग जाति पूछकर घर भी नहीं देते हैं और ज़मीन भी नहीं बेचते हैं, उनको ये ज़मीन अलॉट करते हैं, उनको बेचते हैं ज़मीन। तो पूरा मोहल्ला एक फूले अम्बेडकरवादियों का लखनऊ में इन्होंने एक तरह से बसाया है। समाजशास्त्र का भी अध्ययन करते हैं, राजनीति का भी अध्ययन करते हैं, पेशे से इंजीनियर हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश का केंद्र बिंदु है, और 2024 में चुनाव आ रहा है, 10 साल बीजेपी की सरकार केंद्र में हो गई, और एक लंबे अंतराल तक कांग्रेस का शासनकाल रहा। ये दोनों शासनकाल को किस तरीके से आंकते हैं, अम्बेडकर साहब के कंट्रीब्यूशन को, कांचीराम जी के कंट्रीब्यूशन को कैसे असेस करते हैं, और इन 10 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया, ये भी जानना जरूरी है। चंद्रभान जी के साथ एक एपिसोड हमने बनाया था, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसमें हमने बताया था कि UPA 1 ने 3 सरकारी संस्थान बेचे, लेकिन 23 बनाए भी, और बीजेपी 10 साल में 23 बेच चुकी है, 0 अंडा बना चुकी है। तो इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दलित पर्सपेक्टिव से भारत की राजनीति को कैसे देखा जाए, अगर 47 के बाद संविधान नहीं होता, आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती, और एक नेताओं में कुछ कमिटमेंट नहीं होता इंस्टीट्यूशन खड़ा करने का, PSU खड़ा करने का, तो उसको कैसे ये उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को देखते हैं। स्वागत है गौतम साहब जी। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम जी। बताएं। एक्चुअली क्या है कि दलित राजनीति को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके सोचते हैं कि एक तो जो जो बाबा साहब का और जगजीवन राम का जो समय रहा 1947 से लेकर के, और ये कांसी राम साहब के आने तक का जो समय रहा है, उसमें
कांग्रेस के नेतृत्व में इतना ज़्यादा नौकरियां दी गई कि पकड़ पकड़ के नौकरी दी जाती थी, रेलवे में, कोयले की खदानों में, और जितना भी पब्लिक सेक्टर बनाया गया था जिसमें एनटीपीसी, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम से लेकर के सारे सेक्टरों में इतनी ज़्यादा नौकरियां दी गई। तो उसमें बाबा साहब की जो डिजाइन की गई थी आरक्षण की व्यवस्था, उसको इम्प्लीमेंट किया बाबू जगजीवन राम साहब ने। बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था दी। वो बहुत माइक्रो लेवल पे सोचते थे और वो प्लानिंग मिनिस्ट्री चाहते थे, जिसको नेहरू जी ने कहा कि आप ऐसा करिए कि प्लानिंग मिनिस्टर ना बनिए, आप कानून मंत्री केवल रहिए, आप प्लानिंग बता दीजिए, वो सब हम कर देंगे। उसमें क्या था कि जो जो प्लानिंग बताया बाबा साहब ने, बताइए, जैसे उदाहरण दीजिए। तो उसमें देखिए टोटल, पहले भी मैंने बताया था कि 150 नदी घाटी परियोजनाएं उन्होंने दिया था, जिसमें से 60 केवल अभी तक लागू हैं, और इसके अलावा 226 कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें 3 लाख लोग नौकरी करते थे। रेलवे में 1 लाख से ज़्यादा किलोमीटर का जो पूरा सिस्टम है 18 जोन में बांट करके, उसमें 14 लाख लोग नौकरी करते थे। और रेलवे में, मिलिट्री में, हमारे पिताजी बताते थे कि पकड़ पकड़ के लोग नौकरी करते थे, मिलिट्री में ले जाते थे और ये लोग चुप जाते थे। और आज स्थिति ये है कि पूरा ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमटेक, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, BTC, बीएड करके गांव का गांव बैठा हुआ है। आप समझ लीजिए, गांव में हम लोग जाते हैं, हाहाकार मचा हुआ है गांव में कि हर हमारे पास तो लोग शादी करवाने के लिए लोग आते हैं, शादी आप करवा दीजिए, और लड़की वाला कहता है कि जो है साहब सरकारी नौकरी चाहिए, और सरकारी नौकरियां वैकेंसी निकल नहीं रही है। तो शादी के लिए लड़कियां बैठी हुई साहब, 30 साल से लेकर 45 साल के हमारे पास बायोडाटा हजारों की संख्या में लोग भेजते हैं, लेकिन पूरा गांव का गांव निराश है कि सरकारी। तो हम कहते भाई देखो, बीजेपी को वोट दिए थे, बीजेपी को। चंद्रभान जी के साथ हम लोगों ने एक एपिसोड किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 साल बाद जो लड़के नहीं मिलेगा शादी करने के लिए, तो तुरंत बोल दिए। जी जी, तो सबको सरकारी नौकरी चाहिए, हुक्मरान भी बनना है। जी जी। तो इसमें जो ये जो बाबा साहब का जगजीवन राम का युग था, इसमें इतना ज़्यादा आर्थिक संपन्न हुआ शेड्यूल कास्ट का आदमी, क्योंकि नौकरियां मिली और टोटल मजदूरी करके सीधे वो नौकरी में गया था। और उसके बाद जो कांसी राम साहब, लेकिन एक था कि बाबा साहब और जगजीवन राम के जो जमाने का जो टाइम पीरियड था, उसमें दलित समाज अम्बेडकराइज नहीं हुआ था। अम्बेडकराइज हुआ, वो मनुवादी ही था, पैसा हो गया लेकिन मनुवादी ही था। अम्बेडकर राइट तब होगा जब पढ़ेगा या कोई बताएगा तब। लेकिन मान्यवर साहब जब आए तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ लेकर के आए, बहुत बड़ी सोच लेके आए कि अम्बेडकर साहब के विजन को, और गांव-गांव समझ लीजिए कि जितना बसपा को बनाने वाले लोग थे, उसमें से कर्मचारी, अधिकारी से लेकर के चंदा दिया, पूरी सब्जी बनवाया, बसें भर भर के लोग। आप सोच लीजिए कि रात रात को छुप छुप के कि सरकारी नौकरी वाले पकड़ न जाएं, बसें बुक कर करके और रैली में भेजवाते थे। अब पूरा देश का शेड्यूल कास्ट पागल हो गया था अम्बेडकर बात के चक्कर में। और मतलब ये स्थिति थी कि जिन्होंने बसपा को बनाया, गायक कलाकारों की भी बड़ी भूमिका थी। गायक कलाकार गाना गा गा के अपने अपने विधाओं में बसपा के जो समता मूलक समाज वाले जितने महापुरुष हैं उनके जीवन संघर्षों को गाया, और इस तरह से बसपा खड़ी हुई, एक मूवमेंट खड़ा हुआ। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जिन लोगों ने बसपा को बनाया, जिन लोगों ने बसपा जैसे इतने बड़े घर को बनाया, वो सब लोग घर से बाहर कर दिए गए। ये दुर्भाग्य रहा। उसको अब उस तरीके से अब दलित समाज का बुद्धिजीवी चिंतन उस पर कर रहा है कि आखिर ये कैसे हो गया कि जिन्होंने घर बनाया वही घर से बाहर है। आज की डेट में ये स्थिति है कि सारा कर्मचारी, सारा पढ़ा लिखा तबका अब ये चौराहे पे खड़ा हो गया है कि करें तो क्या करें, इस स्टेज में क्या करना चाहिए कि ये दलित राजनीति कहाँ आके खड़ी हो गई है, और किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, और दलित नेतृत्व जो है कहीं से कोई गाइडलाइन नहीं मिल रहा है कि क्या किया जाए इस पे आगे जा करके। आप एक महत्वपूर्ण बात आपने कहा जी कि ये बात सही है कि कांशीराम के मूवमेंट से पहले जी महाराष्ट्र को छोड़ दीजिए तो बाकी भारत अम्बेडकराइज नहीं हुआ था, क्योंकि उसका प्रचार प्रसार किताबें ही बाद में छपी हैं। जी जी, किताबें बाद में छपी हैं। 80 से काम शुरू हुआ उस पर। तो ये उम्मीद करें ना कि बिना पढ़े हुए, बिना जाने हुए कैसे हो जाएगा। जी जी जी। लेकिन सरकारी नीतियों की वजह से लाखों लाख लोगों को नौकरियां तो मिली। जी, नौकरियां मिली। फटे कपड़े और गंजी छोड़कर इतना बढ़िया कुर्ता देखिए स्टाइल वाले बहुत पहने। जी जी, बहुत नौकरियां। और उन्हीं लोगों ने
बीएसपी और वाम से का मूवमेंट भी उन्हीं लोगों ने खड़ा किया। ठीक है जी जी, उन्हीं लोगों ने। तो उन लोगों ने खड़ा करके सबसे पहले कांग्रेस को ही गाली देना शुरू किया। एक्चुअली जी, वो एक्चुअली क्या है कि आरएसएस बीजेपी को नहीं, आरएसएस को नहीं, गोलवलकर सावरकर को नहीं, जी जी, गांधी जवाहरलाल नेहरू यही सबको, और जगजीवन राम। ये अंतर्विरोध है ना, एक तरह का अंतर्विरोध। एक्चुअली क्या है ना, देखिए जब कोई डिबेट नहीं होगा ना, संवाद नहीं होगा, जिसे आप बोला करते हैं कि भाई डिबेट तो करिए, किसी चीज़ पे आप तार्किक बनिए। जब तार्किक नहीं होगा, जैसे मान लीजिए कि अभी शेड्यूल कास्ट का जितना वोटर है उत्तर प्रदेश का, तो उसमें से टोटल इस समय जो बसपा के पास वोट बैंक है जो 12-13% है, उसमें से आधा वोटर यही नहीं जान पा रहा है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी सीटें चाहिए, 272 चाहिए कि खाली बहन जी कहीं से, उनको दिमाग में है कि कहीं से बहन जी जीतेंगे और प्रधानमंत्री बन जाएगी। उनको ये नहीं पता है कि 272 सांसद चाहिए जीतने के लिए, उसके बाद बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। इस वजह से ये जो है संदेह की स्थिति। अच्छा, आधा जो वोटर है जो पढ़ा लिखा तबका है, जो नौकरी पेशा है, और नौकरी पेशा वाला ही अपने बच्चों को पढ़ाया। अभी आपको एक आंकड़ा बता दें कि 1,90,00,000 बच्चा जो है 1 से लेके 8 तक पढ़ता है सरकारी स्कूलों में, उत्तर प्रदेश। ठीक है। और उनको टोटल उनके कापी किताब और खाने का मैंने कैलकुलेशन किया तो टोटल 650 करोड़ रुपया सालाना, 650 सालाना का 6,500 करोड़ का खर्चा है ना, टोटल 1 साल का खर्चा है 6,500 करोड़ का। और उसमें से इतना खर्चा करने के बाद भी आप सोच लीजिए, क्या वहाँ से निकला हुआ बच्चा कभी नीट और IIT के बारे में सोच सकता है क्या? टोटल गवर्नमेंट की प्लानिंग ये है कि इनको इतना बढ़िया खाना खिलाओ, लेकिन हमें लगता है कि ये पता करते रहते हैं कि देखो ये कहीं पढ़ने ना पाए इसलिए इतना रुपया खर्चा हो रहा है। और चेकिंग भी खाने की चेकिंग होती है, पढ़ाई की नहीं होती है। तो वह समाज जो है जो उसमें से निकल के आ रहा है, तो वो कैसे जान पाएगा कि जो जब उसको पढ़ने ही नहीं दिया गया तो कैसे जानेगा प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सांसद चाहिए। लेकिन उसके ऊपर का जो आधा परसेंटेज है वोटर का, वह परेशान इसलिए है कि हम करें तो क्या करें ना, क्योंकि सब उसको पता है कि क्या किस चौराहे पे हम लोग आके खड़े हो गए हैं। ऐसा चौराहे पे खड़ा है कि पूरे देश में जहाँ नफरत का माहौल है, एक वैकेंसी नहीं निकल रही है, आपको बता दें, और शादियां नहीं हो रही। तो दलितों को नौकरी चाहिए क्या? अब चूंकि जो हम तो बोलते हैं ना, मुझे बहुत गालियां पड़ती हैं, दलित लोग ही गाली देते हैं बहुत। नहीं, वो गाली इसलिए देते हैं ना कि वो डिबेट नहीं है। इसमें डिबेट जब होता है किसी चीज पे आप तर्क संगत बने। नेता तो कुछ ही लोग बनेगा ना, सब लोग तो नहीं बन सकता है, लेकिन करोड़पति तो लाखों लोग बन सकते हैं, अरबपति तो सैकड़ों लोग बन सकते हैं, नौकरी तो हजारों लाखों लोग कर सकते हैं, नेता तो सांसद तो 540-45 ही है ना। अच्छा, उसमें जो मैं बताना चाहता हूँ, देखिए कांसीराम साहब कहते थे मैं उनके हर कैडर में रहा। मैं देखिए IIT से M.Tech करके पूरा जीवन नौकरी नहीं किया कि मिशन के लिए कि भाई हमारा मसीहा नौकरी छोड़ के आया है तो हम नौकरी करेंगे तो फंस जाएंगे, इतना सनक सवार थी। लेकिन आज की डेट में यह है कि देखिए मान्यवर साहब के ज़माने में आप पता कर लीजिए, किसी भी, इसको हमारे पूर्वांचल में चमरौटी बोलते हैं, वोट मांगने कोई दूसरी पार्टी जाती ही नहीं थी। कहती थी कि भैया ऐसा करो कि यहाँ मत जाओ ना, सपा का, भाजपा का, कांग्रेस का कोई आदमी चमरौटी में वोट मांगने नहीं जा सकता था, इतना समाज कैडराइज हो गया था। लेकिन आज की डेट में क्या है कि वहाँ पे फिक्स दलित था, बाकी फ्लोटिंग थे। आज की डेट में क्या है कि सारे पार्टियों के वोट बैंक अपने अपने फिक्स हैं। आज सारे लोग उसी चमरौटी में दिमाग लगा रहे हैं कि ये फ्लोटिंग हो चुके हैं। समझिए, ये जो बात कर रहा हूँ ये खतरनाक स्टेज है कि 22% से वोट 12.5% आ गया। 12.5% वाला अभी सी वोटर का सर्वे आ गया है कि 7%, 5% होने वाला है। तो यह एक खतरनाक दलित राजनीति कैसे मोड़ पे जा रही है, किस तरह का डाउनफॉल हो रहा है। अच्छा, उसमें मेरा जो अपना कंक्लूजन है, जो कारण मैंने खोजा कि मान्यवर साहब एक बहुत बड़े संगठन करता थे और वो कहते थे कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं नेता बनाता हूँ, मैं संगठन करता हूँ, मैं नेता मत कहो ना। बहन जी क्या है कि बहुत बढ़िया शासन चला लेती है, लेकिन संगठन के मामले में शून्य है बहन जी। इसलिए शून्य है कि उन्होंने केवट, बिंद, मल्लाह, अनुनिया, चौहान, राजभर, कुशवाहा, कोयरी, पाल, गणेरी, लोधी, सारी जातियों को नेता मान्यवर साहब ने पैदा किया। तो इसको बहन जी का तो आप
समाज में टू मच पॉलिटिक्स नहीं हो गया? सब जाति कितना विधायक की है उत्तर प्रदेश में? बात सही है आपकी। 425 है ना, कितना है टोटल? जी जी। तो 425 से तो ज़्यादा जातियाँ होगी। हाँ, जातियाँ होंगी। तो बीजेपी में तो ये नहीं हल्ला होता है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा, कि ठाकुर होगा, कि अग्रवाल होगा, ये क्या होगा। लेकिन यहाँ सब जाति को भूख लगी हुई है, भूख कि सब हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कैसे बनेगा? उसमें जो जाति चेतना जाग करके आई, जो मान्यवर साहब ने नेता बनाया, इसलिए कि वो संगठन करता थे, तो सारी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया, मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन आज की डेट में देखिए वो सारी जातियाँ बाहर हैं और पूरा बसपा में केवल हम लोगों के तरीके देखिए, जो बसपा की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहे हैं कि जब हर जात का पार्टी हो जाएगा, हर जात का नेता हो जाएगा, तब तो 1-2 सीट के लिए बार्गेन करेगा या पैसा लेगा। हाँ हाँ हाँ। खाली समाज में व्यवसाय पैदा करना, इंटेलेक्चुअल्स पैदा करना, बिजनेसमैन पैदा करना, नौकरी, अब नौकरी तो खत्म हो रही है, आप ही कह रहे हैं कि अब शादियाँ नहीं हो रही। जी जी। नहीं, एक बात बताइए जी, बहुत सारे संगठन करता है, लाखों करोड़ों चंदा भी आता है उनको। जी जी। और कह रहे हैं कि 40 साल से मिशन चल रहा है, अभी मिशन वाले ही हैं। जी जी जी। नहीं ना, अभी मिशन ही चला रहे हैं ना, सूर्य संग्राम भी चला रहे हैं, गाना भी बना रहे हैं, ये सब। तो कौन सा मिशन आप लोगों ने चलाया कि पूरा जो है ना रिवर्स गियर में चला गया, पूरा ब्राह्मणवाद एकदम सर पे चढ़ गया है पूरा? आप देख लीजिए। एक्चुअली देखिए साहब, उसमें हुआ यो है कि जैसे जब कांसीराम साहब जो अम्बेडकराइज पूरा मूवमेंट चालू किए, तो लोगों में बहुत ज़्यादा अम्बेडकर जी के प्रति चेतना आई। तो उस चेतना की काट तो वो भी करेगा ना अगला वाला, क्योंकि यहाँ अम्बेडकर जी का जो मूवमेंट है कि भाई उसमें मान्यवर साहब ने देखिए कहा था कि हर गांव में बाबा साहब की मूर्ति लगाइए, हर जिले में अम्बेडकर पार्क होना चाहिए, राजधानी में अम्बेडकर पार्क होना चाहिए। राजधानी में हो गया, जिले में कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। तो जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी को समझा गया, वो तेज़ी से प्रचार हुआ। तो भाई बाबा साहब ने कहा था कि मनुष्य मनुष्य बराबर होता है। अब जो मनुष्य मनुष्य बराबर नहीं समझ रहा है, वो अपने आप को कहीं देवता मान के बैठा हुआ है, तो वो तो परेशान होगा ना, वो भी तो अपनी काट निकालेगा। वो अपना काम तो खैर सही कर रहा है, हम लोग अपना काम सही नहीं कर पा रहे हैं। ये बात है ना, खंड खंड में बट गया। हाँ, खंड खंड। एक बात, चलिए एक और बात आपसे पूछते हैं जी। बाबा साहब को हम भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं, हम मिशन वाला नहीं है। जी जी। अरे साहब आप बहुत पढ़े हैं। न मिशन के हैं न कमीशन के, हम कोई मूवमेंट नहीं चला रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी जिससे पूछिए सब मिशन ही चला रहा है। कहाँ जा रहा है रिवर्स गियर में मुझे दिख रहा है ना। फुल फ्लेजेड RSS और बीजेपी पावर में है, जात जात की पार्टी हो गई है। आपके वोट की बार्गेनिंग कैपेसिटी भी नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, कोई वोट भी नहीं मांगने आता। जी जी जी। न कोई अब आपका काम करेगा, खत्म हो रहा है रिजर्वेशन फिजर्वेशन सब। कोई बोल रहा है कोई संसद में? जी जी। कोई नेता कुछ बोल रहा है? जी जी जी। बाबा साहब से या मान लिया कांशीराम जी से राजनीतिक दर्शन तो समाज सीख लिया। सबको खाली नशा है कि स्कॉर्पियो में व्हाइट कुर्ता पजामा पहन के नेता बन जाना है, मंत्री बन जाना है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि बाबा साहब का आर्थिक दर्शन भी था, आर्थिक मुक्ति के दस्तावेज थे? बाबा साहब की पार्टी सरकार कभी बनाए नहीं। जी जी। नहीं, उतना ताकत ही नहीं हुआ ना। रिपब्लिकन पार्टी तो बाद में लड़ी, उसके पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था, कुछ सीटों पे उन्होंने जीत दर्ज की थी। न सरकार में आए ना उनकी पार्टी बहुत जीती, तब तो अकेले भिड़ के वो इतना कुछ दिलवा गए। जी जी जी। यहाँ जात जात की पार्टी बन रही है, रोज मिशन ही चल रहा है, रोज संगठन बन रहा है, कुछ हो नहीं रहा, वापस सब छीना जा रहा है। सही। तो कोई दलित पार्टी का नेता का आर्थिक, दलितों की आर्थिक मुक्ति का कोई दस्तावेज है, कोई एजेंडा है? ये बताइए आप। नहीं, एक्चुअली देखिए बाबा साहब की जो PhD थी वो इकोनॉमिक्स पे थी जी, और वो वर्ल्ड लेवल के इकोनॉमिक्स थे। तो उन्होंने बताया था कि देखिए कि वो इस प्लानिंग को जानते थे, इस खतरे को भी जानते थे कि ये नौकरी कोर्ट के माध्यम से ख़त्म कर दें। हमने बाबा साहब की किताब पढ़ी है, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी लिखते थे, उसमें लिखा है कि ये नौकरी तो देखो कोर्ट के माध्यम से ख़त्म कर देंगे, आपको क्या करना है, जितना जल्दी हो सके व्यवसायी बन जाइए। ये बाबा साहब की बात बता रहा हूँ मैं। अक्षरशः जो है, और चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी उनके साथ रहे हैं, तो जो अध्ययन उनका हुआ है, उन्होंने कहा है जितना जल्दी हो सके आप व्यवसायी बन जाइए। तो अब दुर्भाग्य है कि व्यवसायिक माइंड सेटअप नहीं हो पा रहा है शेड्यूल कास्ट का। वो आप जो कह रहे हैं ना, खाली नेता बनेंगे, खाली वो पहनेंगे, ये समस्या। अधिकारी तो खत्म कर देगा धीरे धीरे, अधिकारी खत्म कर देगा। तो खाली बाबा साहब का राजनीतिक दर्शन सीख लिए कि हुक्मरान बनना है, और बाकी दर्शन से कोई मतलब नहीं। हुक्मरान के लिए कहा था, लेकिन ये जो आर्थिक वाला है, नहीं तो उनकी PhD
उससे पूरा देखिए पूरा विश्व उस पर रिसर्च करता है, पूरी उस पर पढ़ाई होती है कि उतना बड़ा जो है प्रॉब्लम ऑफ रूपी उन्होंने लिखा था, इससे आरबीआई बना, तमाम बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, देश की तमाम संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और राष्ट्रीयकरण बाबा साहब ने इसलिए करवाया कि उसमें कांग्रेस ने किया। हाँ, कांग्रेस ने किया, कांग्रेस से करवाया उन्होंने कि कांग्रेस ने राष्ट्रीयकरण किया बाबा साहब की प्लानिंग की वजह से, और उसमें शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग नौकरियां मिल गई। लेकिन अब उस सबसे नौकरी वोकरी से मतलब नहीं, अब तो चीज़ें खत्म हो गई काफ़ी। अब तो पूरा एक तरह से समझिए पूरा देश में जहर का माहौल चल रहा है। नहीं, सवाल ये है कि जिस समाज, अब देश की जो आर्थिक संसाधन है उसमें दलितों की हिस्सेदारी कितनी, इतनी। जी। इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है उसमें इतनी हिस्सेदारी है। तो जिसके समाज का नेता बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंटेलेक्चुअल, बड़े लॉयर है ना, बड़े इंटेलेक्चुअल्स नहीं, अर्थशास्त्री नहीं बनेंगे तो कैसे वो समाज सोचने की औकात हिम्मत करता है कि वो एकदम देश में कब्जा कर लेगा, हुकूमत चला लेगा। पार्लियामेंट में जाके क्या करेगा, आता तो कुछ है नहीं। जी। अभी देखिए आज की डेट में जो परिस्थितियां हैं उसमें इस पे चिंतन करने की ज़रूरत है कि बाबा साहब ने कहा था कि जितना जल्दी आप व्यवसायी बन जाइए, व्यवसाय के गुण सीखिए ना, कि क्या क्या उसकी टेक्निक है, उस पे आप काम करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि राजनीतिक चीज़ों में मैं बता दूं कि बड़ी निराशा थी इस 10 सालों में। इसी लखनऊ में भाषण उन्होंने दिया कि दलित पिछड़े मिल जाए तो देश में शासन चला सकते हैं। जी। अकेले दलित सोचने की हिम्मत भी कैसे करता है कोई देश का हुक्मरान? नहीं, सही नहीं चल पाएगा। नहीं, मान्यवर साहब खुद कहते थे, एक बार की घटना बता दें, वो कोई जाके कहता था कि साहब अब 85 की बात करते हैं और यादव के पास जाते हैं तो गाली दे देता है, हमको मार देता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बताओ, तुमको मौर्य कभी मारा है? तो कहा नहीं मारा है। तो कहा चौहान मारा? तो कहा नहीं मारा। कहा पाल मारा? तो कहा नहीं। तो जो नहीं मारा उससे दोस्ती कर लो, क्यों? कभी आप कमजोर, यहाँ तो उल्टा चल रहा है ना, दोस्ती नहीं, हर जगह टूट चल रहा है पार्टी के अंदर। कहते थे कि ये बताओ तुम कमजोर हो तो कोई से किसी को जोड़ोगे तभी तो मजबूत बनोगे। अकेले कैसे आप, एक तो कमजोर भी हो और ऊपर से किसी को जोड़ोगे नहीं, तो जो तुमको नहीं मारता है उससे मित्रता कर लो। तो आज के परिवेश में आपको बता दूं, जो राजनीतिक चीज़ें पे चलता हूं, वो तो आर्थिक चीज़ें जो अब धीरे धीरे समाज को इस पे चिंतन करना चाहिए कि हमें जा कर के व्यवसायी बनना है। दूसरी चीज़ ये है कि जो एक निराशा थी उसमें एक आशा की किरण जगी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बड़ा चेहरा बन के जब कर्नाटक से बीजेपी को उखाड़ दिए थे, उस समय एक बड़ा उम्मीद जगी थी कि अरे चलो कम से कम इतनी बड़ी चीज़ को जो है, वहाँ पे देखते थे क्या क्या लफड़ा होता था, बुर्का को लेके, ड्रेस को लेके तमाम बातें होती थी। वहाँ से जब उखाड़ा तब बड़ा लोगों में एक उम्मीद की किरण जगी है। शेड्यूल कास्ट के पढ़े लिखे तबके में भी उम्मीद जगी है। और फिर जाकर के देखिए न्यूज आ रही है मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, तो एक बड़ा चेहरा के रूप में उभर रहे हैं। तो उस पर एक बार विचार करना चाहिए दलित समाज को कि वह एक बड़े एजेंडा, हम तो एजेंडा सेट करना एजेंडा दीजिए, एजेंडा दीजिए, मैनिफेस्टो दीजिए। जी। तो ये दो चीज़ों पे मैं चाहता हूँ कि एक तो व्यवसायी बने, शहर पकड़े, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है शहर पकड़े, कि शहर जो नहीं पकड़ेगा, जो सक्षम है बच्चों को अंग्रेजी में बढ़िया से पढ़े। आप देखिए जो समस्याएं आ रही हैं, गांव का गांव पूरा जो है दारू से नहा रहा है, 6 से 9 एक शो चल रहा है, वहाँ बच्चे कैसे पढ़ा ले जाएंगे आप बताइए। और जहाँ नीट और IIT का सिलेबस CBSE बोर्ड है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होनी है, तो गांव में तो कोई पढ़ाई हो नहीं सकती। तो लोग पहले तो शहर की तरफ पकड़ें, जो सक्षम हो गए शहर पकड़ लें, चाहे पढ़ने के लिए जाएं चाहे कमाने के लिए जाएं। दूसरी चीज़ यह है कि वो व्यवसायी बने। और तीसरा चीज़ यह है कि राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो है बड़ा चेहरा उभरा के आया है, तो उस पर विचार करने की जरूरत है। एजेंडा और मैनिफेस्टो जरूरी है। RV सिंह बहुत साहब हैं, इनका नंबर नीचे लिख दूंगा। यहाँ पे फुलेआइट अम्बेडकराइट लोगों की बस्ती बसाते हैं और इनके साथ 4 लोग और आए हैं, चारों रिटायर हो चुके हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। और खुद गौतम साहब के पास हज़ारों बायोडाटा हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही, सिर्फ सरकारी नौकरी वाली से शादी करेंगे और सरकारी नौकरी ख़त्म हो रही है। 5-10 साल वेट कर लीजिए, उसके बाद अम्बेडकर नामा पे लगातार ये सीरीज में चला रहा हूँ। उस समय आप हमें कहिएगा कि हम लोग जो कह रहे थे हम सही थे, हम गलत थे। नेता तो एक आदमी बन सकता है, करोड़पति सैकड़ों हजारों लोग बन सकते हैं। दुनिया बदल रहा है, अपने आप को ही बदलिए और थोड़ा वैज्ञानिकता से, तार्किक ढंग से सोचने की कोशिश करिए। शुक्रिया, जय भीम। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया।